वर्क शुरू कर रहे हैं S3, ठीक है ना। सिंपल स्टोरेज, इसमें नहीं है, इसमें है। सिंपल स्टोरेज सर्विस सर्विस, ठीक है S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। अगर S3 की बात करें तो जैसे अपना गूगल ड्राइव होता है, सेम एज इट इज S3 होता है, ठीक है। गूगल ड्राइव के पास 15 GB है, S3 के पास अपना फ्री टियर के अंदर कितना है 5 GB, ठीक है। 5 GB में फ्री टियर के अंदर स्पेस रखा हुआ है। 5 GB तक का अपन डेटा इसके अंदर रख सकते हैं फ्री, कोई चार्ज नहीं है। किस तरह का डेटा तो कुछ भी, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, फोल्डर्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई, कुछ भी डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा अपने यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पर S3 is actually, या फिर बोल सकते हो in S3 the folders known as, या फिर बोल सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट सर्विस है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस है। इट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस। होता क्या है, एक फोल्डर होता है ना, फोल्डर के अंदर क्या होता है डेटा, तो फोल्डर को क्या बोला गया है बकेट, और उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको क्या बोला गया है ऑब्जेक्ट, समझ गए। फोल्डर को बोला गया है बकेट, डेटा को बोला गया है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस है। प्रॉपर्टीज वगैरह आगे पढ़ेंगे अपने इसकी, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बकेट रूल्स फॉर बकेट क्रिएशन, ठीक है ना, कुछ रूल्स होते हैं बकेट क्रिएशन के। रूल्स फॉर S3 बकेट नेम, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो ग्लोबल होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला थिंग तो क्या है, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, क्लियर है बात, यूनिक नेम होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में आपके जो बकेट होगा बेसिकली वो बकेट एज अ यूनिक नेम आप काम करता है, कहीं भी अपन एक्सेस करेंगे उसको। तो जैसे आपने आज AWS IIHT के नाम से एक बकेट क्रिएट कर दी, मैंने कर रखी है, वो कोई भी नहीं कर सकता ग्लोबली, समझ गए। वो ग्लोबल नेम होता है। अगर मैंने मेरे नाम से बकेट क्रिएट कर रखी है उसको कोई भी नहीं कर पाएगा AWS S3 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबली यूनिक नेम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके इसके अंदर रूल्स के अंदर कि स्टार्टिंग कैपिटल से नहीं होना चाहिए, डॉट यूज नहीं होगा, हाइफन यूज नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर। देखो, bucket name must be between 3 to 63 maximum characters. Bucket name can consist only the lower case, ठीक है ना। लोअर केस मतलब स्मॉल से ही शुरू होगा, नंबर्स, डॉट्स एंड हाइफन्स, ठीक है। बकेट नेम कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस, नंबर्स, डॉट एंड हाइफन्स, ये यूज कर सकते हैं। @ अंडरस्कोर ये यूज नहीं कर सकते, कॉमा वगैरह, ठीक है। बकेट नेम मस्ट बिगिन एंड एंड विद द लेटर और नंबर। बकेट कभी भी डॉट और हाइफन से शुरू नहीं होना चाहिए, डॉट और हाइफन पे खत्म नहीं होना चाहिए। या तो नंबर होगा या नहीं आगे अल्फाबेट होगा, तभी शुरू होगा तभी खत्म होगा, ठीक है। बकेट नेम मस्ट नॉट कंटेन टू एडजेसेंट पीरियड, मतलब सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेम, मतलब जैसे कि फॉर मान के चलिए IST अंडर IST हैपन IST, ऐसा नाम नहीं होगा। बकेट नेम मस्ट नॉट बी फॉर्मेटेड एज IP एड्रेस, IP एड्रेस से जैसा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए किसी बकेट का, इस तरह का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। बकेट नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से स्टार्ट नहीं होगा। और ये बोल रहा है बकेट नेम नॉट स्टार्ट विद प्रीफिक्स, मतलब ये बोल रहा है कि आप आगे अगर नाम लिखते हो ना कुछ भी, तो आप ये जैसे फर्स्ट मान के चलिए इसके अंदर प्रीफिक्स बोल रहा है कि हम कोई से भी ऐसे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्रीफिक्स x and in से यूज नहीं होगा, समझ गए। कि अपन लिखते हैं ना कुछ भी नाम लिखते हैं तो उसके आगे x लिख देंगे, तो ऐसा कुछ ऐसा नेम नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है।
तो ये यहाँ पर बोल रहा है, और बोल रहा है कि ये सफिक्स प्रीफिक्स समझते हो ना, सफिक्स मतलब पीछे जो लगते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर अपन एबल ये कर सकते हैं। ये यूज नहीं कर सकते Amazon S3 डेमो, इस तरीके का नेम अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि Amazon AMZN ये भी एक तरीके का प्रीफिक्स है, S3 भी S3, ठीक है ना, S3 ये भी एक तरीके का प्रीफिक्स है, इसको भी अपन यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है ना, XN भी अपन यूज नहीं कर सकते, S3 भी अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कैपिटल्स में, अल्फाबेट में। Bucket name must not end with the suffix S3, S3 से end नहीं होना चाहिए, suffix S3 से end नहीं होना चाहिए, ठीक है। Example general purpose bucket name, कुछ following examples हैं। The following examples bucket name are valid and followed the recommended name guidelines for general purpose bucket। आप कुछ इस तरीके के नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है, नहीं इस तरीके के नाम मेंशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो फॉलोइंग एग्जांपल बकेट नेम आर वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड फॉर यूजेस अदर देन स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। देखो दो चीजें होती है S3 के अंदर, S3 के अंदर अपन डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, स्टैटिक वेब होस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप करते हो ना कि www.google.com, ये बना हुआ कहीं ना कहीं तो बना हुआ वेबसाइट, वैसे आप टेस्टिंग के लिए एक स्टैटिक वेब होस्टिंग कर सकते हो, इसमें आप अपना खुद का पेज बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डीएनएस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ पे ये इस तरीके के बकेट्स क्रिएट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। The following example bucket name are not valid, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, रीजन एक तो अंडरस्कोर भी है, ठीक है ना, अपर केस से शुरुआत हो रही है और एंड कहां से हो रहा है, हाइफन से एंड हो रहा है, समझ गए। Amazon S3 is an object storage service, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब जो बकेट के अंदर डेटा रखा है उसको ऑब्जेक्ट बोला गया है। ऑफर्स इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। Customers of all sizes and industries can use Amazon S3 to store and protect any amount of data for a range of use cases such as data lakes, websites, mobile applications, backup and restore, archive, enterprise applications, IoT devices and big data analytic। यहाँ पर इन सब रेंजेस के लिए अपन इसको S3 को यूज कर सकते हैं। Amazon S3 provide management features so that you can optimize, organize and configure access to your data to meet your specific business, organizational and compliance requirements, ठीक है ना, जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे कंपनी का भी कुछ डेटा स्टोर करके रखना है वो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे पुराना कोई ऐसा कोई डेटा जो कि सालों तक एक्सेस नहीं कर सकते करना है, उसको भी अपन यहाँ पर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ये एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या होता है? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज के कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ओके ठीक है। एंटरप्राइज का जैसे कि इसको मान लो ना, विप्रो है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, अच्छा ये सब के एंटरप्राइज में आती है, एंटरप्राइज कंपनीज के अंदर आती है, जो कि प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं अपना, ठीक है ना, सर्विस भी देते हैं, बस ऐसी कंपनीज जो सर्विस बेस्ड काम करती है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, वो एंटरप्राइज के अंदर आती है। फीचर्स ऑफ Amazon S3, ठीक है, फीचर्स ऑफ Amazon S3 की फीचर्स देखते हैं अपन यहाँ पर। इसकी कुछ स्टोरेज क्लासेस होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स की बात करते हैं तो अपने यहाँ पर ग्लोबल यूनिक नेम तो होनी चाहिए साथ साथ।
करते हैं फीचर्स। इसका सबसे पहले एक फीचर है स्टोरेज क्लास। कौन सा है? स्टोरेज क्लास। देन स्टोरेज मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज लॉगिंग मॉनिटरिंग, एनालिटिक इनसाइट्स, स्टोरेज कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब इसकी क्या है यहाँ पर फीचर्स है। तो एक एक फीचर को हम यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। स्टोरेज क्लास, अब देखो हमेशा याद रखना डेटा हर तरीके का अलग-अलग टाइप का डेटा होता है। जो मुझे कुछ रेगुलर बेसिस पे एक्सेस करना होता है, जो मुझे उसको महीने में एक बार एक्सेस करना होता है, कुछ ऐसा डेटा होता है जो मुझे साल में एक बार एक्सेस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मुझे मंथली रिपोर्ट देनी है, मुझे मंथली रिपोर्ट देनी है तो वो डेटा में महीने की एक ऐसी डेट फिक्स है जब मैं उसको एक्सेस करता हूँ। जो भी कंपनी डायरेक्टर वगैरह जो भी होता है उसको कंपनी के जो मंथ में जो भी प्रोसेस होता है उन सबका उसका रिजल्ट चेक करना है, उसको सब कुछ ओवरव्यू देखना है, तो मंथ की किसी एक डेट पे देखेगा। उस डेटा को मैं अलग क्लास में रखूंगा। जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है उसको मैं अलग डेटा में रखूंगा, ठीक है ना। कि क्लाइंट की डेली रिपोर्ट दिख जाती है वो मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस में देखूंगा। फ्रीक्वेंटली एक्सेस मतलब कि उसको रेगुलर एक्सेस किया जा रहा है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का कुछ और डेटा डालूंगा जो कि फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं किया जाता। कुछ ऐसा डेटा जो 6 महीने में एक बार एक्सेस किया जाता है, कुछ ऐसा डेटा जो साल भर में एक बार एक्सेस किया जाता है। जैसे कि बहुत सा डेटा होता है, जैसे कि ये अपना जो जनगणना होती है, ठीक है, यूजर्स का जो डेटा होता है बेसिकली इसको बहुत टाइम में अपन इसको एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की चलिए हॉस्पिटल का जो डेटा होता है, ठीक है, अब आज एक पेशेंट आया, वही पेशेंट एक साल बाद वापस आता है तो उसको सी बात है उसकी इन्फॉर्मेशन तो है यहाँ पर। अब उसका नंबर डालोगे हॉस्पिटल में तो उसका नाम और सब कुछ डिटेल आ जाती है कि ये पहले हमारा एक साल पहले वाला पुराना पेशेंट था। तो वो डिटेल्स कहाँ स्टोर की जाती है? फॉर एग्जांपल चलिए S3 की ऐसी कोई क्लास होगी जिसके अंदर वो डेटा साल भर में या फिर एक साल के अंदर सिर्फ एक बार दो बार ही एक्सेस किया जा रहा है। तो उसका जो साइज होता है बेसिकली साइज वो बहुत मिनिमम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं जो फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा होता है उसका साइज हमेशा ज्यादा होता है। जो रेगुलर बेसिस पे डेटा को एक्सेस किया जाएगा उसका डेटा हमेशा साइज ज्यादा होगा। तो स्टोरेज क्लासेस इसलिए बनाई गई है ताकि हमारा यहाँ पर साइज मैटर करे। साइज मैटर मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आर्काइव फाइल से कुछ कोई ऐसी फाइल्स होती है आर्काइव के अंदर डाल दिया हमने या जिप करके डाल दिया, ठीक है ना, फिर उसको आप अनजिप तो करेंगे, जिप करके डाल दिया, मतलब साइज बिल्कुल मतलब 1 जीबी डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर है, जो मैं साल में एक बार एक्सेस कर रहा हूँ उसका डेटा 1 MB है। समझ गए? तो इस तरीके से अपन डेटा को सेव करते हैं यहाँ पर S3 के अंदर। तो Amazon S3 offer a range of storage classes designed for different use cases. For example, you can store mission critical production data in S3 standard or S3 express one zone or frequent access, ठीक है। देखो ये बोले क्रिटिकल प्रोडक्शन डेटा जो डेली बेसिस पे यूज किया जा रहा है डेटा को उसको अपन कहाँ डाल सकते हैं? S3 एक्सप्रेस वन जोन के अंदर या फिर S3 स्टैंडर्ड के अंदर जो कि फ्रीक्वेंट एक्सेस होते हैं। S3 स्टैंडर्ड एक क्लास है स्टोरेज का, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेव कॉस्ट बाय स्टोरिंग इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा इन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। IA मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है ना। और वन जोन S3 वन जोन दो होता है। देखो सेव कॉस्ट बाय स्टोरिंग इनफ्रीक्वेंट डेटा, अगर आपको कॉस्टिंग बचानी है ये समझना आप इस बात को कि मुझे जो डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है उसका मुझे महीने में $10 देना पड़ रहा है, ठीक है, उसका चार्जेस लग रहे मुझे $10। वहीं पे जो मुझे डेटा को 6 महीने या साल भर में एक बार एक्सेस करना है वहां पर मुझे सिर्फ उसको $0.10 देना पड़ रहा है। इतना फर्क पड़ता है, ठीक है ना, चार्जेस का इतना फर्क पड़ेगा। Save cost by storing infrequently accessed data in S3 standard IA or S3 zone IA, ठीक है ना, IA मतलब होता है infrequent access, and archiving data at the lowest cost, archiving data at the lowest cost in S3 Glacier instant retrieval। S3 Glacier यहाँ पर वो डेटा रहता है जो 6 साल महीने तक 6 महीने साल भर तक आप यहाँ पर उसको एक्सेस नहीं करते हो, बहुत रेयरली उसको एक्सेस कर रहे हो, तो वो डेटा हम कहाँ डाल सकते हैं? S3 ग्लेशियर के अंदर। क्लियर है बात? यस सर। और एक होता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये तो हो गया फॉर मान के लिए जो 6 महीने में उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये हो गया साल भर तक एक्सेस नहीं करते।
तो इनके जो चार्जेस होते हैं बहुत कम होते हैं, समझ गए। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के चार्जेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि स्टोरेज क्लासेस के अंदर अपने पास क्या क्या है जो हमें कवर करना है। स्टैंडर्ड, यू नो, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंट एक्सेस होगा, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होगा। ये सब सिमिलर ही है, वन जोन भी सिमिलर है, और यहाँ पर वन जोन एक्सप्रेस देख रहे हो, ये भी सेम ही है। S3 ग्लेशियर एंड S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। क्लियर है? ये टाइप ऑफ क्लासेस है। डेटा का किस तरीके का डेटा यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अब स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर अपने पास कुछ सर्विसेज आती है। स्टोरेज मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपके पास Amazon S3 स्टोरेज मैनेजमेंट फीचर दैट यू कैन यूज टू मैनेज कॉस्ट, मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूस लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है ललित? वीरू, लेटेंसी क्या होता है? वीरू, किसी को पता है लेटेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड इन नेटवर्क, नेटवर्क का जो टाइम पीरियड, नेटवर्क में जो टाइम पीरियड लगता है हमें डेटा को ट्रांसफर होने में जो भी टाइम पीरियड लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क के थ्रू जो डेटा को टाइम लगता है और टाइम जो जिस तरीके से वहां पर स्टोर किया, मतलब एक तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन में जो टाइम पीरियड लग रहा है उसको लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि हाई लेटेंसी लो लेटेंसी पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। एंड सेव मल्टीपल डिस्टिंक्ट कॉपी ऑफ योर डेटा फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो एक तो है S3 लाइफ साइकिल, S3 ऑब्जेक्ट लॉक, ठीक है, S3 एप्लीकेशन और बैच ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें से prevent configure life cycle, configure to manage your object and store them cost effective through life cycle. You can transition object to other, मैं नहीं कहता, ठीक है। S3 life cycle, S3 एप्लीकेशन हम जो कवर करेंगे अपना मैनेजमेंट के अंदर वो है S3 एप्लीकेशन। कि अपना जो डेटा होगा बेसिकली आपने अपने बकेट के अंदर जो डेटा स्टोर किया है, एक रीजन के अंदर किया है, मोबाइल में करा होगा, किस तरीके से आप अपना सेकंड सर्वर पे ऑटोमेटिकली इसको डेटा को रेप्लिकेट करोगे, वो चीज है अपन यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एक बकेट से दूसरी बकेट के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हो वो यहाँ पर सीखा जाएगा। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना S3 का पहले डेटा मूव होगा क्या या कट कॉपी कर क्या होगा? ये रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट मतलब होना कि सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा उस साइड दूसरे बकेट के अंदर, ठीक है ना। S3 ग्लोबल सर्विस है, हमेशा याद रखना, रीजन बेस्ड सर्विस नहीं है, ये ग्लोबल सर्विस है। तो मुंबई के लिए अलग S3, अब ओहायो के लिए अलग S3, ये नहीं कर सकते हम लोग, क्लियर है? बस ये अलग अलग बकेट के अंदर अपने रेप्लिकेट कर सकते डेटा को, क्लियर है? एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, एक और मैनेजमेंट फीचर आ गया अपने पास, एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इसके अंदर क्या क्या है? S3 ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ठीक है, IAM, ठीक है, बकेट पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ठीक है ना, ये सब कुछ। S3 एनालाइजर तो नहीं होगा, फिल्टर डायनेमिक्स होती है। अब देखो यहाँ पर बकेट पॉलिसी, सबसे पहले बात करते हैं S3 ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। हमेशा याद रखना अपने जो बकेट्स होती है, बकेट्स को एक्सेस किया जाता है उसको पब्लिकली या फिर प्राइवेटली। अगर पब्लिकली एक्सेस नहीं कराना तो उसको पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर दो, तो उससे क्या होगा, हम पब्लिक आईपी से इस डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगे। पब्लिक कोई भी
इंटरनेट के थ्रू हमारे डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्राइवेट डेटा हो गया जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर ही एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू S3 ऑब्जेक्ट बकेट एंड ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग आर टर्न ऑन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टर्न ऑन। टर्न होता है। हमें अगर आपको पब्लिक करना है तो टर्न ऑफ करना पड़ेगा इसको। We recommended that you keep all block public access setting enabled unless you know that you need to turn off one or more of them for your specific use case. जैसे से आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको पब्लिक करो वरना मत करो। ठीक है? वरना आप कुछ भी डेटा रखोगे तो इजीली आपका डेटा कभी भी पब्लिकली हो सकता है। AWS Identity and Access Management IAM, ठीक है ना? IAM is a web service that helps you to securely control access to AWS resources, including your Amazon S3 resources with IAM. IAM basically एक सर्विस होती है जो हम करेंगे अभी आगे चल के, जो कि आपके यूजर्स ग्रुप्स मैनेजमेंट सीखा था आप लोगों ने लिनक्स के अंदर, ठीक है ना? यूजर्स ग्रुप मैनेजमेंट यहाँ पर आप IAM के अंदर करते हो। यूजर कैसे क्रिएट करते हैं अपने कंपनी के अंदर, क्लाउड पे आप कोई नया यूजर कैसे बनाओगे, उसके थ्रू उसको एक्सेस कैसे कराओगे, परमिशंस कैसे दोगे उसको, ठीक है? तो ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाओगे, वो सब कुछ अपन IAM के अंदर सीखते हैं। किस तरीके से क्या मैंने जो यूजर ऐड करा है क्या वो EC2 को एक्सेस कर सकता है, क्या वो VPC को एक्सेस कर सकता है? मैंने एक बंदा जो हायर करा है सिर्फ नेटवर्क के लिए करा है तो मैं उसको सिर्फ VPC परमिशन दूंगा और किसी परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है ना? तो वो चीजें हम कहां लगाते हैं? IAM के अंदर। With IAM you can centrally manage permissions that control which AWS resources user can access. Clear है बात? You use IAM to control who is authenticated, sign in and authorized as permission. Authenticate मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, उसका हक है, उसमें जाना ही पड़े, उसको साइन इन करना पड़ेगा, मतलब उसका खुद का ओनर है, वो ऑथेंटिकेटेड ओनर है, ठीक है? ऑथराइज होता है परमिशंस, ठीक है? टू यूज रिसोर्सेज। तो IAM बेसिकली हमें यहाँ पर यूजर्स और उसकी परमिशंस पे काम करना है। बकेट में कुछ पॉलिसीज लगती है जो कि JSON लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, तो मैं बहुत सारी पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, उनमें से कोई एक पॉलिसी लग जाएगी इसमें। सर कौन सी लैंग्वेज में? JSON। ओके सर, ये कौन सी लैंग्वेज है? JSON लैंग्वेज आप देखो एक बार। JSOन बेसिकली है ना, जैसे कि देखो यहाँ पर जैसे कि DevOps के अंदर आपको यहाँ पर HTML का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपको यहाँ पर जावा का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको यहाँ पर YAML का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। किसका? YAML का, ठीक है? आपको यहाँ पर थोड़ा सा पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। JSON तो बेसिकली जो पॉलिसीज बनेंगे ना बाय डिफॉल्ट ये JSON फॉर्मेट में। अब JSOन फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है ना सर, नेम पे परमिशन अलाउ, फिर उसका यूजर आईडी। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये होगा JSON। ठीक है, तो इस तरीके से ये पढ़ा जाता है। सिमिलर जैसे कि थोड़ा सा है ना, इसको बोल सकते हैं कि ये SQL जैसा। SQL भी है, YAML में भी थोड़ा बहुत से इन्फॉर्मेशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है? बाकी ये जो इसमें जो वेरिएबल्स वगैरह यूज करे गए ना, ज्यादातर ये पाइथन से उठाया जाता है, ठीक है ना? ज्यादातर पाइथन से उठाया जाता है, तो पाइथन इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज क्रिएटेड है। Amazon के पास बहुत सारी 11,000 से ज्यादा पॉलिसीज बस क्रिएटेड है। Amazon S3 access point configure name network endpoints with dedicated। हम जो डेटा को एक्सेस करेंगे ना उसके एंडपॉइंट से करेंगे, हम किसी IP से नहीं करेंगे, पब्लिक IP से एक्सेस नहीं करेंगे डेटा को, उसके एंडपॉइंट से डेटा है। एंडपॉइंट जैसे कि कोई ना कोई एंडपॉइंट पे भी तो काम कर रहा है, हमने किस पे करा है? लोड बैलेंसर के एंडपॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे DNS रिजॉल्वर था वो, उसके A रिकॉर्ड था वो, ठीक है ना? DNS नेम था उसका, लोड बैलेंसर का।
वो उसका एंडपॉइंट था। उसके बाद ACL, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कभी नाम सुना है ACL का? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपकी परमिशंस को अलाउ करता है, इनकमिंग आउटगोइंग को मैनेज करता है, ठीक है ना। आपकी सर्विसेज को देखो क्या बोल रही है, ग्रांट रीड एंड राइट परमिशंस फॉर इंडिविजुअल बकेट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑथराइज यूजर्स एज अ जनरल रूल वी रिकमेंडेड यूजिंग S3 रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। अब देखो ACL करता क्या है बेसिकली, अगर मैं सिंपल नेटवर्क की लैंग्वेज बात करूं तो कि जो ACL होता है वो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को मैनेज करता है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग को मैनेज करेगा कि पब्लिक अगर आ रहा है तो मैंने यहाँ पर ACL को एनेबल कर रखा है या फिर डिसेबल कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग डिसेबल है तो नहीं कर पाएगा, डिसेबल है तो पब्लिक नहीं कर सकते, अगर एनेबल है तो अपन इसको पब्लिक कर सकते हैं ACL को। Object ownership, take ownership of every object in your bucket, simplify access management for data stored in Amazon S3. S3 object ownership is an Amazon S3 bucket level setting that you can use to disable or enable ACLs. but ये ownership basically कैसे आती है, ACL को enable और disable करने से। जब हम buckets create करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ACL जिससे मैंने enable करा है या फिर ACL डिसेबल करता हूँ तो क्या यहाँ पर अपन को परमिशन नहीं मिलती है और क्या मिलती है जब enable कर देते हैं, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर ओनरशिप के अंदर आएगी। अब एक्सेस एनालाइजर फॉर S3 evaluates and monitor your S3 bucket access policies, ensuring that the policy provide only the intended access to S3 resources। ये एनालाइजर सर्विसेज अपन को जो करना है वो बाकी सारी सर्विसेज है S3 bucket पब्लिक एक्सेस, ठीक है। बेसिकली एक्सेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी अपन पूरा कंप्लीट इसके अंदर कवर करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। एंड IAM तो पूरा एक टॉपिक है। डेटा माइग्रेट करना, डेटा माइग्रेट करना मतलब अपन यहाँ पर बकेट्स ऑब्जेक्ट्स हो गया, कीज हो गया, वर्जनिंग का बताया क्या मैंने अभी तक आपको? नहीं बताया। देखो एक होता है यहाँ पर S3 वर्जनिंग, ठीक है। अब S3 वर्जनिंग क्या होता है, बेसिकली वर्जनिंग बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे अगर 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कौन से डेवलपर ने कितना काम करा है और क्या काम करा है वो चीजों को वर्जन करके रखना। ये फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में पाइथन 1.0 बना था, देन पाइथन 1.2 बना है, पाइथन 1.3 बना है, 1.4 बना है, तो ये सब वर्जन सेंस के, ठीक है, उन सब के फाइल्स के पर्टिकुलर डेटा का ऑब्जेक्ट्स का पर्टिकुलर वर्जन्स क्रिएट करके रखना S3 वर्जन का काम है। तो यहाँ पर अपन डेटा का वर्जन भी क्रिएट करेंगे। एक होता है S3 स्टैटिक वेब होस्टिंग, ठीक है। अब स्टैटिक वेब होस्टिंग क्या है यहाँ पर, बेसिकली
ये भी एक फीचर है इसके अंदर, ठीक है ना, स्टैटिक S3 स्टैटिक वेब होस्टिंग, स्टैटिक वेब होस्टिंग बेसिकली करता क्या है, we can host and static web hosting websites, ठीक है ना, websites for testing and later we can public it from by the terminal stars, ठीक है ना, terminal stars आप पहले चेक करोगे, टेस्ट करोगे, ठीक है ना, आप व्यवस्थित करोगे, उसके बाद अपन आप इसको ऊपर पब्लिक कर सकते हैं बाय द डोमेन रजिस्ट्रार्स with the help of डोमेन रजिस्ट्रार्स। क्लियर है बात? तो ये आपका S3 का थ्योरी था, अपन इस पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। S3 एक सर्विस है बेसिकली AWS की, ठीक है, आप S3 सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन को यहाँ पर ऑप्शंस देखो, S3 के every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folders to S3, you will need to create a bucket where the object will be stored. ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर किए जाते हैं? बकेट के अंदर। ये तो एक बकेट बेस्ड सर्विस भी और ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट सर्विस होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट बकेट। प्राइसिंग चेक कर लेना, 5 GB तक फ्री है, ठीक है ना, उसके बाद चार्जेस है। क्रिएट बकेट। तो बकेट किट्स में अब दो टाइप्स आ गए, जनरल पर्पस एंड डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी न्यू सर्विसेज का। To upload your data, photo, video, document, etc. on the Amazon S3, you must first create an S3 bucket in one of the AWS region. किसी भी region में अपन यहाँ bucket create कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ये global based global service है, तो किसी भी region के अंदर कहीं मतलब अपन उसको access करेंगे तो जरूरी नहीं है आप वहाँ पर उस region के अंदर available हो, ठीक है, कहीं से भी उसको अपन create कर सकते हैं, कहीं बैठे-बैठे। There are two types of Amazon S3 bucket: general purpose bucket and directory bucket. Choose the bucket type that best fits your application performance requirement. So से बात करते हैं general purpose bucket क्या है? Are the original S3 bucket type and are recommended for most use cases and access patterns. Generally, general purpose buckets also allow object data store across all storage classes except S3 Express Console। तो बेसिकली जनरल पर्पस पुराना टाइप था बकेट का, ठीक है, जो कि सारे क्लासेस के लिए यूज किया जाता है एक्सेप्ट S3 Express Console, ठीक है ना, मोस्टली अपन इसको यूज करते हैं। ये डायरेक्टरी बकेट न्यू आया इसके अंदर। डायरेक्टरी बकेट्स यूज द S3 Express Console स्टोरेज क्लास, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ये S3 Express Console। अब S3 Express Console होता है, एक्सप्रेस आप समझ रहे होंगे, जो डेटा बहुत सेकंड्स के अंदर एक्सेस हो जाना चाहिए, या फिर उसको रेगुलर बेसिस पे एक्सेस कर ही रहा हूं। जैसे कि कुछ ऐसा डेटा जो मुझे उसको ऑन भी कर रखना है, डेली क्लाइंट्स का डेटा, ठीक है ना,
कि मुझे उनको क्लाइंट का मतलब, या फिर जैसे कॉलिंग वाला होता है ना कि मुझे आज इनके यहाँ पर 100 कॉलिंग करनी है, 200 कॉलिंग करनी है, तो उनका डेटा मुझे चाहिए, तो वो डेटा रिक्वायरमेंट रहता है मुझे, तो फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट है उसका, मुझे इसको एक्सप्रेस वे के अंदर रिक्वायरमेंट करना है, तो वो एक चीज होगा उसके अंदर S3 एक्सप्रेस वन जोन स्टोरेज क्लास, एक ही क्लास में रखा जाएगा उस डेटा को, कहां पर S3 एक्सप्रेस वन जोन स्टोरेज क्लास। जैसे कि पर मान लीजिए आप एक कहीं पर भी अपॉइंटमेंट लेते हो, वहां के न्यू क्लाइंट हो, तो आपका डेटा एक्सप्रेस के अंदर रखा जाएगा, ताकि आप कभी भी उठ के आ जाओ तो आपका डेटा तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन जनरल पर्पस करेंगे, क्योंकि अपन कोई सी भी क्लास में यहाँ काम कर सकते हैं। एंड नाम कुछ यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम अपन यूनिक से ढूंढते हैं, टेस्ट टेस्ट बकेट 001, एंड में पता चल जाएगा कि यूनिक है कि नहीं है। जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और अगर कोई एग्जिस्टिंग बकेट है तो यहाँ से अपन वापस उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसी में काम कर सकते हैं। तो बाय ऑब्जेक्ट ओनरशिप क्या आ गया, ACL यहाँ पर क्या है, डिसेबल है। उसने क्या बोला था, ACL क्या करना है, बाय डिफॉल्ट पढ़ा था इनेबल चाहिए तो अब बोल रखा है इसने, ACL के लिए grant read access right permission individual bucket object as a general rule we recommended using S3 resources based policy। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहाँ गया उसका enable का, S3 ऑब्जेक्ट ओनरशिप। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है Amazon S3 bucket level setting है Disable। use to disable or enable ACL by default ACL are disabled by default क्या रहता है, with ACL disable the bucket owners owns all the object in the bucket and manage across the two data exclusively by using access management policy। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पर डिसेबल रख रहा हूँ इसको, ठीक है, किस तरीके से इसको डिसेबल रखते हैं तो क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, और एनेबल करते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप मुझे बताना है आगे वाली क्लासेस के अंदर। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर डिसेबल करा है, ठीक है, मैंने इसको डिसेबल करा है, रिकमेंडेड क्या बोल रहा है ये, डिसेबल। कैसे एनेबल करते बनने के बाद वो मैं भी आपको बताऊंगा। और हाँ, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ब्लॉक ही रहने दे रहा हूँ, अभी इसको मैं भी ब्लॉक ही रहने दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर मेरे डेटा को सिक्योर रखूं, ठीक है ना, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटर जो होता है उसके अलावा, ठीक है ना। बकेट वर्जनिंग ये आगे का टॉपिक है, इसको डिसेबल रहने दो। डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन, देखो डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन ये की मैनेजमेंट को यूज करता है, की मैनेजमेंट सर्विसेज को बाय डिफॉल्ट, सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेजमेंट कीज, या फिर सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विद AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई सी यूज कर सकते हो। अभी मैं S3 यूज कर रहा हूं, तो मैं S3 मैनेजमेंट कीज यूज कर रहा हूं। बकेट की एनेबल कर दी यहां पर, और क्रिएट बकेट, अगर नाम सही होगा तो बकेट क्रिएट हो जाएगा, वरना तो क्या बोल रहा है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लियर है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि अपन यहां पर कंटेनर 009 कर दिया मैंने, एंड क्रिएट बकेट करो। यहां तक सबको समझ आ गया क्या? यस सर। यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये रहा मेरा कंटेनर, मतलब बकेट, कंटेनर नहीं बकेट। इस बकेट के अंदर हमें अब कुछ डेटा को डालना है, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, क्या करूँगा यहाँ पर, अपलोड डेटा, कुछ भी कर देते हैं, ऐड फाइल्स ड्रैग भी कर सकते हो आप, ऐड फाइल्स फोल्डर्स भी कर सकते हो। मैंने ऐड फाइल करा,
जैसे एक फाइल ओपन कर, फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। फाइल अपलोड कर दिया मैंने, इसको यहाँ पर मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। क्लियर है बात? यस सर। ये फाइल अपलोड हो गई इसके अंदर, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमने बनाते वक्त हमने बिल्कुल सबको बंद कर रखा था, ठीक है। तो बकेट के अंदर बेसिकली देखो, बकेट के अंदर जो डेटा है इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो इसमें देखो एक ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट यूआरएल। इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखो ये डिनाई बता रहा है, बिकॉज़ क्योंकि अभी तक मैंने इसको पब्लिक नहीं करा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कंटेनर के अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्शन पे आना है, और यहाँ पर देखो ये बोल रहा है मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल। तो उसके लिए हमें एसीएल को एनेबल करना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक होगा। एसीएल यहाँ पर डिसेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये देखो ये भी डिसेबल है। तो उसके लिए यहाँ पर अपन को अब एसीएल को एनेबल कैसे करना है, चलते पर प्रॉपर्टीज पर, परमिशंस पे चलते हैं। परमिशंस पे भी नहीं है, ये एसीएल, ठीक है ना। परमिशंस के अंदर सबसे पहले तो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को एडिट करा, यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया। क्लियर है बात? यस सर। सेव चेंजेस और कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया मैंने। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद अब पब्लिक एक्सेस तो कर दिया मैंने, और उसके बाद अपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओनरशिप पे आएंगे। कहाँ पर आएंगे? ऑब्जेक्ट ओनरशिप। एडिट करेंगे ऑब्जेक्ट ओनरशिप को, और यहाँ पर क्या करेंगे, एसीएल को एनेबल विदाउट इसके अंदर, ठीक है, एंड सेव कर देंगे चेंजेस। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो पब्लिक एक्सेस क्या है, 0, कोई एक्सेस नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको एडिट कर रहा हूँ एसीएल को। अब एसीएल को एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो पब्लिक एक्सेस को मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट और रीड का परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन देते हैं ना हम लोग, उसकी रीड की परमिशन दे रहा हूँ, एंड सेव चेंजेस कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड क्लिक करूंगा एंड सेव चेंजेस कर दूंगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी भी नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट को मेक पब्लिक नहीं करा। यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, एक्शन पे आओगे, तो यहाँ पर देखो मेक पब्लिक यूजिंग एसी लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करा मैंने एंड मेक पब्लिक कर दिया। इसको रिफ्रेश करूंगा, सी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रन कर रहा है। डाउट इसके अंदर? कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स है आप उसको इजीली रन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, अपलोड करा, ऐड फाइल करा, ये अपलोड करा, फाइल अपलोड करी है, एंड देन अपलोड कर दिया, एंड वापस उसको अपन क्या कर देंगे, मेक पब्लिक। बात क्लियर हो गई? जो भी है इसको अपन सिलेक्ट करा, एक्शन करा, और यहाँ पर मेक पब्लिक कर दिया, डन। एंड देन क्लोज करा, और जो भी डेटा था अपना उसको पिक करा, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अपने ये ऑब्जेक्ट्स को ऊपर पब्लिक करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको शालू? सर इसके लास्ट वाले ऑप्शन में कॉपी किया है क्या, इससे पहले जो स्टेप था? नहीं, कॉपी नहीं होता है, वो कंटेनर के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट्स अपलोड हो, हाँ वो तो कॉपी करा है मैंने, हां लाइक मुझे, ठीक है वो सर। कॉपी करा मैंने, ठीक है, यहाँ से ही कॉपी करा है। आप क्लिक भी कर सकते हैं, आपको चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रन किए जाते हैं, डन। यस सर। सर इसका इतना सारा थोड़ी पार्ट पढ़ना रहेगा क्या? हाँ पढ़ लो, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है सर। देना सुबह बात करते हैं, फिर यहाँ पर 5-10 मिनट और देना मेरे को, ठीक है। अभी चीज नहीं ली पड़ेगी। जोया आपको समझ आया? यस सर आया, वो दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। अब एक बार बात करते हैं अपन स्टैटिक वेब होस्टिंग में, ठीक है ना।
अब स्टैटिक वेब होस्टिंग के लिए इसको ध्यान से समझ लेना एक बार। स्टैटिक वेब होस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर है ना कुछ पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि ये फाइल है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अलग से क्रिएट कर देता हूँ बकेट एक और। एक नया बकेट क्रिएट करो मैं यहाँ पर, क्रिएट बकेट एंड कंटेनर 0010, ठीक है। ACL को एनेबल कर रहा हूँ इस बार, क्लियर है बात, ठीक है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अनब्लॉक कर रहा हूँ, आई एक्नॉलेज कर रहा हूँ, वर्जनिंग अभी यहाँ पर डिसेबल है तो इसको अपन कल सीखेंगे। देन यहाँ पर मैं इसको क्रिएट बकेट कर रहा हूँ, क्लियर हो गई बात। बकेट क्रिएट कर दी है, इसके अंदर डेटा अपलोड कर रहा हूँ। अब डेटा अपलोड करा मैंने, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फाइल्स करा मैंने, ये सारी फाइल्स को सिलेक्ट करा और ओपन कर दिया और यहाँ पर अपलोड कर दिया, डन। और अपलोड की अपलोड वाला डेटा, क्लियर है बात। देन हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, देन एक्शन में जाके मेक पब्लिक करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब इसी डेटा का मुझे क्या करना है, वेब होस्टिंग करना है, स्टैटिक वेब होस्टिंग करना है। तो स्टैटिक वेब होस्टिंग के लिए हमें प्रॉपर्टीज पर आना है। प्रॉपर्टीज पे नीचे नीचे आओगे, स्टैटिक वेब होस्टिंग की तरह की प्रॉपर्टी है S3 की। यहाँ पर देखो S3 वेब होस्टिंग दिख रहा है आपको, वेबसाइट होस्टिंग। एडिट करोगे वेबसाइट होस्टिंग पे और इसको एनेबल कर दोगे। एनेबल करने के बाद होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट, वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं अपन। और यहाँ पर देखा होगा आपने कि मेरी जो बकेट थी, इसके अंदर कुछ फाइल्स रखी है मैंने, error.html, index.html, license.txt, ठीक है ना, preview.jpg, अलग-अलग फाइल्स यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर देखो एक एरर पेज बना हुआ है, एक मेन पेज जो होता है इसका नाम होता है index.html, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दो चीज मुझसे मांगी है, आप एक तो इंडेक्स पेज डालो, नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी index.html ही हो। तो यहाँ पर तो मैंने नाम क्या डाल रखा है, index.html ही डाल रखा है अभी, क्लियर है बात। और एक एरर पेज डाल दो जो आपके पास अवेलेबल है, तो मैंने डाल दिया error.html, क्लियर है बात। ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेव चेंजेस कर दिया मैंने, सेव चेंजेस। जैसे ही देखोगे आप नीचे नीचे तो आपके पास देखो बकेट वेब होस्टिंग का एक एंड पॉइंट क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, क्लियर है बात। वेब होस्टिंग का एंड पॉइंट कॉपी किया एंड इसको मैंने टेस्ट करा और यहाँ पर एंटर करा, तो देखो ये अपनी वेबसाइट यहाँ पर रन कर रही है, क्लियर है बात। तो वही होस्टिंग की तरह हो गया जो अपन साइट लाइव करते हैं। हाँ सेम ऐसे ठीक है, इससे भी लाइव कर सकते हैं, इससे भी लाइव कर सकते हैं। लाइव करने के लिए लाइव नहीं कर सकते, लाइव करने के लिए अलग रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें। ऐसी लाइव नहीं हुआ, इससे पब्लिक हुआ है भी, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हाँ मतलब एक बार डेमो के लिए मैंने बोला इसके अंदर कुछ एरर है, एरर डाल के देख लेते हैं। एरर क्या आ रहा है, 4004, ये एरर पेज मेरा मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो एरर मुझे दे रहा है वो दे रहा है 404 एरर, क्लियर है बात, है ना। तो इस तरीके से आप इस पे टेस्टिंग करते हो। कोई डाउट इसके अंदर? भीम बोलो। सर उसमें आप जब यूज कर रहे थे, सर वेब होस्टिंग बना रहे थे, तो उसमें रीडायरेक्ट का और रीडायरेक्शन का भी ऑप्शन था। अगर अपन किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा सकते क्या, जब अभी जस्ट आपने एक होस्टिंग क्रिएट किया था जस्ट अभी? नहीं, परमिशंस नहीं होगी ना अपन को, अपने पास अवेलेबल होगा वेबसाइट का जो डेटा है ना, वो डेटा अगर अवेलेबल है तो ही कर सकते हैं, पर किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं,
हाँ मतलब जैसे मान लो सर मेरे पास की 2 वेबसाइट है, उसको रीडायरेक्ट इसी पे करवाना है, मतलब दूसरे वाले पे तो हो सकता है हाँ तो हो सकता है, अगर आप उसके आपके पास डेटा है, आप उसके ओनर हो ना, हाँ तो हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। क्लियर है? ये 3-4 चीजें इसमें कवर करके रखो। S3 कल अपन वर्जनिंग खत्म करते हैं, आई में शुरू करते हैं। ठीक है? सर एक बार कल वाले नोट्स आप अपडेट कर देंगे क्या? कर दिया ना, चेक करो। सर मॉर्निंग तक कल ही कर दिया था मैंने, या फिर नहीं करा मुझे याद नहीं है। हाँ सर मॉर्निंग में देखा था, नहीं था लेकिन तो एक बार, सर। इसमें इतनी सारी थ्योरी कवर करनी रहेगी आज वाले टॉपिक में। हाँ थ्योरी तो सबका ही कवर करना पड़ेगा, मतलब कवर कवर थ्योरी तब किया जाता है जब हमें कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन देना है, ठीक है? कंपनीज में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। डे 15 कर तो रखा है मैंने, कल ही कर दिया था ये तो। चलो ये मैंने कल ही कर दिया था, आप एक बार देखो ना, स्टेट टाइम। ठीक है सर, ओके सर, थैंक ठीक यू। है।